क्या बायोफ्लॉक सक्सेसफुल है या तालाब से बेहतर सिस्टम क्या बन सकता है। तो आज का टॉपिक लगभग इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी इसमें आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, क्योंकि आप जब पुराने तकनीक को छोड़ करके नए तकनीक की ओर बढ़ते हैं तो नए तकनीक में जितने भी तकनीक आते हैं, चाहे मैं आरएस की बात करूँ, चाहे केज कल्चर की बात करूँ, चाहे बायोफ्लॉक की बात करूँ, चाहे पोन लार्नर फिश फार्मिंग की बात करूँ या फिर IPRS सिस्टम की बात करूं, ये सारे सिस्टम मछली पालने की ऐसी तकनीक है जिसमें आप एडवांस टेक्नोलॉजी में, हाई डेंसिटी में बहुत बेहतर तरीका से, साइंटिफिकली तरीका से आप जो मछली पालन जो है कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पोन लार्नर फिश फार्मिंग वर्सेस बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आप बने रहिए मेरे साथ। आपको 5 से 7 मिनट में ये चीज़ें मैं काफ़ी हद तक समझा जा पाऊंगा कि ये जो दोनों सिस्टम है कैसे वर्क करते हैं, इनके कल्चर की टेक्निक क्या है, आखिर इनको बनाने के पीछे खर्चे क्या आते हैं, इनको आपने बना लिया तो इनमें प्रोडक्शन का कास्ट क्या आएगा, और लास्टली हम लोग बात करेंगे कि इसमें आखिर प्रॉफिट लॉस कैसे होगा। आखिर पोन फिश फार्मिंग करेंगे, पोन लार्नर फिश फार्मिंग करेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या बैठेगा, और या फिर आप बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या बैठेगा। तो वीडियो की शुरुआत मैं करूँ उससे पहले आप सभी को नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त पुष्पक राठिया, कोयतुर फिश फार्मिंग से। आप हमारे चैनल लंबे समय तक देखते आए हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, और जानकारी अच्छी लगती है तो किसी अपने तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम लोग ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस जो है मछली पालन के नए तकनीक और पुराने तकनीक दोनों को मिला करके तैयार करते रहते हैं। बहुत सारे ब्लॉग से वीडियोस पोस्ट इसमें आते रहते हैं। आप यदि हमारे फेसबुक में यदि नहीं आए हैं तो हमारे फेसबुक पेज का नाम भी कोयतुर फिश फार्मिंग से है। आप उसमें भी जा करके मेरे छोटे छोटे वीडियोस आप जो है देख सकते हैं। यदि आपको रील्स देखना पसंद है तो मेरे खुद के नाम पे पुष्पक राठिया नाम से फेसबुक में रील्स है। आप उसमें जाकर सर्च करेंगे तो आपको ढेर सारे रील्स मिल जाएंगे जिसमें 5 मिलियन 4 मिलियन लोगों ने देखा हुआ है। तो काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं। सारे वीडियोस अलग अलग होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मेकिंग प्रोसेस की वीडियोस है वो फेसबुक पेज में मिल जाएगा, जो छोटा छोटा रील्स है, मज़ेदार रील्स है, वो आपको फेसबुक में मिल जाएगा, और जो अच्छी लॉन्ग वीडियोस है वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। इन्फॉर्मेटिव सारे वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। तो चलिए आज वीडियो के टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि पोन लार्नर फिश फार्मिंग वर्सेस बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं सबसे पहला कल्चर की तकनीक। तो पोन लार्नर फिश फार्मिंग कल्चर का जो तकनीक है ये दोस्तों आपका जो है टोटली जो है ग्रीन वाटर कल्चर है। जैसे 2 कल्चर हम आप लोग जानते हैं कि एक ब्राउन वाटर कल्चर, एक जो है ग्रीन वाटर कल्चर। जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, चाहे मैं बायोफ्लॉक की बात, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे बेसिकली एक पोन लार्नर का आप टैंक को देखा होगा आपने। पोन लार्नर टैंक हम लोग बनाते हैं, जब आउटलेट सिस्टम वगैरह डालते हैं, लार्नर बिछाते हैं, पानी भरते हैं, तो इसमें जो कल्चर का तकनीक होता है लगभग बायोफ्लॉक की तरह होता है। एरिएशन का सिस्टम देना पड़ेगा आपको, साथ में इसका आपको प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मोलासिस का इस्तेमाल करेगा, चूने का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ये सब करके हम कल्चर डेवलप करते हैं। ये कल्चर बायोफ्लॉक तकनीक से शुरू होता है और धीरे धीरे जा करके जो है ग्रीन वाटर कल्चर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ओपन तकनीक रहता है तो ग्रीन वाटर कल्चर डेवलप हो ही जाता है। इसके बनस्पत में बायोफ्लॉक की बात करूं तो बायोफ्लॉक जो है ब्राउन वाटर कल्चर है, लेकिन उसे भी यदि आप ओपन में रखेंगे तो धीरे से आगे चल को भी ग्रीन वाटर कल्चर हो जाएगा। बस यदि मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया जो है रहेगा आपका बायोफ्लॉक में जो है हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया रहेगा, लेकिन जो है पोन लार्नर में आपका हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया वर्क करता है, लेकिन कई बार लोग इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल करते हैं। आप दोनों तकनीक से मछली पालन कर सकते हैं। तो चलिए इस पर और ढेर सारी जानकारियां हैं कि आखिर इनको बनाने में खर्च क्या आएगा, इनका प्रॉफिट लॉस क्या होगा, सभी चीज़ों पर अपन बात करेंगे। यदि आप पोन लार्नर फिश फार्मिंग को समझना चाहते हैं तो मैं आई बटन में वीडियो डाल देता हूं, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। तो मैं पोन लार्नर फिश फार्मिंग तकनीक की बात करूं और बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग की बात करूं कि आखिर इन दोनों में वाटर पैरामीटर्स को कंट्रोल करना किसमें आसान होगा, तो आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि बायोफ्लॉक तकनीक में वाटर पैरामीटर्स को मेंटेन करना आसान होता है, क्योंकि उसका सेटअप जो है छोटा होता है। यानी कि इसमें वाटर पैरामीटर जब भी बिगड़ेगा, जैसे अमोनिया आज बढ़ गया, तो कंट्रोल करना आपके पास 24 से 48 घंटे में उसको कंट्रोल करना आपके लिए आसान होगा। इसी को मैं यदि बात करना चाहूँ कि पोन लार्नर फिश फार्मिंग की बात, तो उसमें यदि आपका अमोनिया बढ़ता है या पीएच लेवल बिगड़ता है तो उसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा समय। लेकिन इसके अपोजिट मैं बात करूं कि यदि आप पोन लार्नर फिश फार्मिंग पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें वाटर पैरामीटर जल्दी से नहीं बिगड़ता, क्योंकि वाटर बॉडीज बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट बायोफ्लॉक की बात करूं तो उसमें वाटर बॉडीज छोटा होता है, तो इसलिए वाटर पैरामीटर्स के हिलने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, वो जल्दी हिलते हैं। यानी कि यदि आपका लाइट कूल होगा तो ऑक्सीजन भी जल्दी मेंटेन भी होएगा, बारिश होएगी तो थोड़ा पीएच में फर्क पड़ता है। तो चलिए अपन एक एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि ऑक्सीजन पे क्या फर्क पड़ेगा, पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा, अमोनिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं बायोफ्लॉक तकनीक की बात करूं तो अमोनिया एक बार कंट्रोल हो गया तो बार बार अमोनिया बढ़ेगा नहीं,
लेकिन यदि इसी को पोन लाइनर फिश फार्मिंग की बात करूँ तो इसमें अमोनिया थोड़ा बहुत रहता ही रहता है। 100% अमोनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है। यदि मैं इसके बाद बात करूँ पीएच की, तो पीएच जो है पोन लाइनिंग फिश फार्मिंग में जल्दी मेंटेनेंस होता है, क्योंकि वाटर बॉडी ज़्यादा होता है। जैसी बारिश वगैरह होगा पीएच जो है जल्दी बिगड़ेगा। इसके बनस्पत बायोफ्लॉक में आपका पीएच के बिगड़ने का ऑप्शन जो है कम रहेगा। तो ये दोनों में खासा अंतर है। इसके बाद बात करूँ एरिएशन की, तो एरिएशन की जो तकनीक है जो इससे पहले चलता आता था, चाहे मैं पिस्टन पंप की बात करूँ, चाहे रूट ब्लोअर की बात करूँ, चाहे मैं रिंग ब्लोअर की बात करूँ, इन तकनीकों का इस्तेमाल बायोफ्लॉक में होता है। इसके अलावा मैं पोन लाइनर फिश फार्मिंग की बात करूं तो इसमें जो है डीप वाटर एरेटर का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग जेट पंप का भी इस्तेमाल करते हैं। जेट पंप भी उतना बुरा नहीं है, पर रिजल्ट उसका उतना अच्छा नहीं है जितना कि डीप वाटर एरेटर है। तो आप जेट पंप भी तो सेटअप कास्ट की जब हम बात करना चाहें तो बायोफ्लॉक में जो सेटअप का कास्ट होगा, यदि मैं लीटर वाइज बात करूँ, सपोज आपने 10,000 लीटर का टैंक बनाया है तो आपको 25,000 तक खर्चा आ जाएगा। सरकार का मानना है कि 35,000 तक का बजट आता है। तो इस हिसाब से 1 लीटर का जो खर्चा आएगा वो आपका 2.5 रुपये से 3 रुपये तक का बजट पहुंच जाता है, यदि आप टारपोलिन टैंक बना रहे हैं तो। यदि इसी को आप सीमेंट टैंक बनाएंगे तो इसका खर्चा जो है 4 रुपये तक आसानी से छू जाएगा। दोस्तों यदि मैं पोन लाइनर फिश फार्मिंग की बात करूं तो लाइनर बिछाने से लेकर के सेटअप लगाने तक इसका जो कॉस्ट बैठेगा वो आपका 60 पैसा से 65 पैसा प्रति लीटर बैठेगा। यानी कि जहां आपको बायोफ्लॉक में 3 रुपया 2.5 रुपया पर लीटर के खर्चा आ रहा था, वहीं इस पर पोन लाइनर फिश फार्मिंग को बिठाने के लिए आपको मात्र 60 पैसा 65 पैसा मैक्सिमम 70 पैसा का आपका बजट आएगा एकदम। यदि सारी चीज़ को स्टैंडर्ड तरीका से करेंगे तो 70 पैसा से ऊपर जो है नहीं आएगा। तो बजट में इतने का फर्क है, 70 पैसा इंटू 2.5 से 3 रुपये। पोन लाइनर 70 पैसा, बायोफ्लॉक 2 रुपया 2.5 रुपया 3 रुपये। तो इतने अधिक बजट सेटअप को लगाने के पीछे आपका खर्चा है। इस पर एरिएशन पर मैं बता ही चुका था, एरिएशन बायोफ्लॉक में काफ़ी महंगा पड़ेगा, पोन लाइनर में काफ़ी आपको सस्ता पड़ेगा। तो मैं पोन लाइनर वर्सेस बायोफ्लॉक के भी इस वीडियो में चलते चलते आपको प्रॉफिट लॉस एनालिसिस आपको बता देता हूँ। लेकिन प्रॉफिट लॉस एनालिसिस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि जैसे ही हम एडवांस टेक्नोलॉजी को जाते हैं, चाहे वो आरएस का सिस्टम हो, चाहे बायोफ्लॉक का सिस्टम हो, चाहे पोन लाइनर फिश फार्मिंग का सिस्टम हो, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो यदि आप बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको एक दिन में एटलीस्ट कम से कम 16 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि आप पोन लाइनर फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो इसमें यदि आपके पास 16 घंटे अवेलेबल है तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन यदि मैं इमरजेंसी फेज की बात करूं, तो यदि बायोफ्लॉक में इमरजेंसी की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी गुल ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 घंटा जो बियर कर सकते हैं। लगातार 12 घंटा ज़्यादा लाइट गुल होगा तो आपको दिक्कत होगा। इसके बनस्पत मैं यदि पोन लाइनर फिश फार्मिंग की बात करूं तो पोन लाइनर फिश फार्मिंग पे आपका जो है पूरे के पूरे 3 दिन तक भी लाइट गुल रहे तब भी आपको दिक्कत जो है नहीं होगा। तब तक मछली आपकी इजली जो है सर्वाइव कर जाएंगी। ये जो मैं मछली की बात कर रहा हूँ, ये चाहे मुरेल की बात करूँ, सिंगी की बात करूँ, देसी मागुर की बात करूँ या फिर पंगासस की बात करूँ, मैं इन सभी मछलियों को लेकर के बोल रहा हूँ। यदि ये रूपचंदा या तिलापिया की बात आएगी थोड़ा सा मैटर अलग हो जाएगा, लेकिन तभी भी बायोफ्लॉक से इसमें सर्वाइवल रेट जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसके बाद बात करूँ स्टॉकिंग डेंसिटी की, प्रॉफिट लॉस, क्योंकि उसी से समझ में आएगा। तो स्टॉकिंग डेंसिटी एक्चुअल में कैसे डिसाइड होता है कि यदि आप पोन लाइनर फिश फार्मिंग करने जा रहे हैं तो इसमें डेंसिटी थोड़ा सा लोअर होता है। जैसे कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में 10,000 लीटर टैंक में हम एटलीस्ट कम से कम 350 किलो से 500 किलो तक ले जाते हैं। कहने का मतलब है कि 1 क्यूबिक मीटर में यानी कि 1000 लीटर पानी के पीछे आप जो है 35 किलो से लेके 50 किलो तक का स्टॉकिंग आप करते हैं या उतने तक का हार्वेस्टिंग का प्लान करते हैं। लेकिन इसी को मैं पोन लाइनर फिश फार्मिंग की बात करूं तो 1000 लीटर के पीछे आप जो है 15 किलो 10 किलो से 15 किलो के आसपास के टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। इसके हिसाब से इस टैंक में प्रोडक्शन कई गुना हायर हो जाता है, क्योंकि टैंक का साइज बड़ा होता है। तो आप सोचिए कि जहाँ लोअर डेंसिटी है वहाँ चीज़ों को सर्वाइव करना आसान है, और जहाँ हायर डेंसिटी है वहाँ चीज़ें जो है दिक्कत करेगी। तो इस लिहाज से मैं सोचूंगा तो पोन लाइनर बहुत बेस्ट है, और इस लिहाज सोचूंगा तो बायोफ्लॉक थोड़ा सा लोअर जाएगा। अब मैं बात करूँगा रिस्क फैक्टर पे। तो रिस्क फैक्टर पोन लाइनर पे थोड़ा सा कम होता है और बायोफ्लॉक में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर एरिया छोटा होगा तो वाटर पैरामीटर्स के बिगड़ने का ऑप्शन जो उतनी बढ़ जाएगा और मछलियों पे वो तुरंत इफेक्ट करता है। यदि एक मछली स्ट्रेस में आएगी तो वो डरेगी तो भागेगी, तो बाकी सब उसके पीछे भागते हैं। इसके बाद आपका मन में सवाल आएगा कि कई बार लोग सोचते हैं कि क्या बायोफ्लॉक में आईएमसी अपन पाल सकते हैं, या कई बार ये सवाल आता है कि बायोफ्लॉक में या पोन लाइनर फिश फार्मिंग क्या क्या मछली पाल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो में उसको भी कवर किया जाए। तो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में मोस्टली जो है पंगासस और तिलापिया कल्चर काफ़ी सेफ रहता है। सिंगी, देसी मांगूर, मुरल लोग करते हैं, लेकिन उसमें जो है ये मछलियाँ क्या करती हैं, एक प्रजाति अपनी प्रजाति को खाने वाली मछलियाँ हैं।
ये अपने ही छोटे बच्चों को खा जाती हैं। तो इसमें इनका जो रेशियो है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। खासकर मैं सिंगी की बात करूँ, कोई की बात करूँ तो 30% तक, कभी कभी तो 50% तक यदि आप ग्रेडिंग नहीं करेंगे तो ये प्रजाति एक दूसरे को खा जाती है। चाहे आप हाइब्रिड मांगुर जो पालते थे वो जान रहे होंगे, आज तो बैन हो चुका है। आप यदि कोई पालेंगे तो जान जाएंगे, सिंगी पालेंगे तो जान जाएंगे। तो ये प्रजातियाँ एक दूसरे को खा जाती है। मुरल पालेंगे तो आप जान जाएंगे। तो इसमें क्या है, टैंक का साइज छोटा होगा तो इसमें काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि ये अपने अपने टेरिटरी में सुरक्षित रहना चाहते हैं। तो उसमें कोई भी दूसरा आता है तो उस पर वो अटैक कर देते हैं। इसी के बनस्पत मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पंगासस तिलापिया बायोफ्लॉक के लिए बेस्ट मछली है। लेकिन यदि मैं फोन लगा फिश फार्मिंग की बात करूँ तो पंगासस तिलापिया तो अच्छी मछलियाँ हैं ही, इसमें आप इजली से रूपचंदा भी पाल सकते हैं, तिलापिया भी अच्छे खासे पोजीशन में पाल सकते हैं। इसके अलावा आईएमसी भी पालना चाहें तो कोई भी एक्जोटिक कार्प्स है वो भी आप पाल सकते हैं। जैसे आपका सिल्वर कार्प हो गया, आपका ग्रास कार्प हो गया। लेकिन ग्रास कार्प में थोड़ा सा अजोला वगैरह आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो सिल्वर कार्प हो गया, ग्रास कार्प हो गया, ये आपका कार्प में और क्या आ गया, कॉमन कार्प आ गया आपका, ये भी आप पाल सकते हो। आमूल कार्प आ गया, आप ये भी पाल सकते हो। तो इतनी सारी मछलियाँ आप इसमें जो है पाल सकते हो। मुरल तो पाल ही सकते हो, उसमें भी पाल ही सकते हो, इसमें सब कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसका आसानी से फसल निकाल सकते हो। अब चलते चलते बात करते हैं कि प्रॉफिट लॉस एनालिसिस पे। तो देखिए, जहाँ आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बचता है उस लिहाज से पोन लैंडर सस्ता पड़ेगा, बायोफ्लॉक उसमें थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, क्योंकि मेन खर्चा वही आता है। इसके बाद मैं दाने की बात करूं तो दाने का जो खर्च आएगा बायोफ्लॉक में थोड़ा सा कम आएगा, पोन लैंडर में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। लेकिन यदि मछली आप 1 किलो से ऊपर साइज का बेचना चाहेंगे तब पोन लैंडर भारी पड़ता है बायोफ्लॉक पे, क्योंकि जैसे ही मछली को बड़ा करने की बात आती है तो आप इसको समझते हैं अच्छी तरीके से कि जब तक उनको अच्छा सा एरिया मिलेगा नहीं तब तक वो जो है उतना अच्छा सर्वाइव करेंगे नहीं, उतना अच्छा ग्रोथ कर नहीं पाएंगे। तो बायोफ्लॉक के साथ समस्या यही है, क्योंकि दूसरे देशों में जो बायोफ्लॉक की मछली बेची जाती है वो 100 ग्राम 150 ग्राम बेची जाती है। हमारे यहाँ जो लोग मछली पसंद करते हैं वो 1 किलो साइज 1 किलो प्लस साइज में पसंद करते हैं। तो इसलिए इस लिहाज से पोन लाइनर बायोफ्लॉक से कई गुना बेटर है। यदि आपको ऐसी मछली पालनी है या बेचनी है जिसका वजन जो है 1 किलो प्लस रहेगा या 1 किलो के आसपास का रहेगा, उस पोजीशन में आपके लिए पोन लाइनर काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो मैं समझता हूँ वीडियो मैंने कंप्लीट बनाने का प्रयास किया है। यदि आपके मन में कोई क्वेरीज छूट जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। और यदि आप लाइक करना भूल गए होंगे तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आप देख रहे हैं बार बार साउंड आता है, सड़क के अंदर वीडियो बना रहे हैं तो जब भी साउंड आता है तो हमें थोड़े टाइम के लिए रुकना पड़ता है। तो ऐसे ही एक वीडियो को बनाने के लिए घंटों लग जाते हैं और इसका स्क्रिप्ट तैयार करने में घंटों लग जाते हैं। तो अपना बिजनेस का टाइम निकाल कर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो इतना उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे लिए एक लाइक का बटन दबाए देंगे। यदि आपको कोई क्वेरीज होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के आखिरी में मैं फोन लाना और बायोफ्लॉक दोनों को मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।